भैया लैपटॉप खरीदने आए हो और दिमाग का भांग भसूड़ा हो चुका है तो सही जगह आए हो। डिटेल में बताऊंगा लेकिन उतनी ही डिटेल में जितने की जरूरत है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि एक तो वैसे ही लैपटॉप खरीदना नहीं आ रहा था, ऊपर से तू और हमारी जिंदगी में आ गया। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नया लैपटॉप खरीदने वाले हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो सेकंड हैंड लैपटॉप की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप क्या खरीद रहे हो। सेलर आपको बोलेगा बड़े भाई i9 दे रहे हो सस्ते में, और आप बोलोगे भाई i9 तो टॉप प्रोसेसर है आप ले लोगे, बस वही कट गया आपका। आपने जनरेशन तो देखी ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूं ये वीडियो पूरी देखना। और अब स्टार्ट करते हैं। बस ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आपका गर्मा गर्म लैपटॉप तैयार है। और वो 5 चीजें हैं, पहला है प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ब्रांड और जीपीयू जो ऑप्शनल है। बात करते हैं प्रोसेसर्स की। जो तो 3 कंपनीज हैं जो मेनली प्रोसेसर्स बनाती हैं, वो है इंटेल, एएमडी और स्नैपड्रैगन। इन तीनों में से भी स्नैपड्रैगन थोड़ा कम ही यूज होता है लैपटॉप्स में, और जो माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स हैं उनमें वो यूज होता है जो थोड़े हाई एंड है। और जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो बात करते हैं प्रोसेसर्स में पहले इंटेल की। इंटेल में आपको सिर्फ 5 प्रोसेसर्स का ध्यान रखना है जो आपको लेने हैं, i3, i5, i7 और i9। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, बजट में आप 40,000 के अंडर के बजट में आपको i3 मिलता है, 45,000 से अबव में आपको i5 मिल जाता है, 60,000 से अबव में आपको i7 मिल जाता है, और 80,000 के अबव में आपको i9 मिल जाता है। अब इनके अलावा भी प्रोसेसर्स आते हैं जैसे पेंटियम, सिलेरॉन। आपको इन पे नहीं जाना है। 20,000, 25,000, 30,000 के लैपटॉप्स भी आपको मिल जाएंगे जिनमें ये प्रोसेसर्स आते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली इन पे नहीं जाना है, आपको बिल्कुल मना कर देना है। और या तो बजट बढ़ाओ, 30 से 35,000 तक अपना बजट लाओ, और नहीं तो अगर आपने ये लिया तो ना परफॉर्मेंस होगी, 1 साल में वो लैग करने लगेगा, ना बैटरी लाइफ होगी, कुछ नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाओगे। फिर मत बोलना कि आपने भाई बताया नहीं। तो जो प्रोसेसर्स बताए हैं i3, i5, i7, i9, आपको सिर्फ इन पे ही जाना है और किसी पे नहीं। इसके बाद आते हैं जनरेशन पे, जैसे i3 का 14 जनरेशन, i5 का 13 जनरेशन। ये सब जनरेशन होती हैं। जनरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक i5 i9 से बेटर परफॉर्म कर सकता है, वो कैसे बताता हूं। उससे पहले अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है वो है 14 जनरेशन, जो काफी एक्सपेंसिव है, तो आपको उस पर नहीं जाना, आपको 12 या 13 जनरेशन पे रहना है। और बता दूं कि जो 13 और 14 जनरेशन है उन दोनों को बोलते हैं रैप्टर लेक, और जो 12 जनरेशन है उसको बोलते हैं एल्डर लेक। प्रोसेसर लेने पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कोर्स हैं वो 6 होने चाहिए और थ्रेड्स 8, इससे नीचे आपको नहीं जाना है। एक छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। i3 1215U मतलब कि 12 जनरेशन, और i5 का 1155G7 मतलब कि 11 जनरेशन। तो अब यहां देखते हैं i3 और i5 में क्या बेटर है। i3 में मिलते हैं आपको 6 कोर्स और वहीं i5 में मिलते हैं आपको 4 कोर्स। अब यहाँ पे i3 बेटर हुआ। अब कोर्स क्या होता है? कोर्स एक तरीके से हमारी लेबर है, तो जितनी ज्यादा लेबर उतने ज्यादा तेजी से काम होगा और उतना ज्यादा काम होगा। उसके बाद आते हैं PCI लेंस पे, जो i3 के पास 28 है और i5 के पास सिर्फ 4 हैं। अभी PCI लेंस क्या होता है? ये एक तरीके से आप इनको हाईवे समझ सकते हो। जैसे दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे होगा, तो ये प्रोसेसर से कंपोनेंट जैसे जीपीयू और जैसे SSDs आपकी जो कनेक्ट होती हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ लेन्स हैं, आप वो PCI लेंस को समझ सकते हो। अब आपने देखा होगा ग्राफिक्स कार्ड खरीदते टाइम, जैसे आपने इंटू 16 या इंटू 8, इंटू 4 ऐसे SSDs में भी लिखा होता है, ग्राफिक्स कार्ड में भी लिखा होता है, तो वो उनकी नंबर ऑफ लेन्स की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे यहाँ i5 प्रोसेसर में 4 लेंस सपोर्ट करता है। अब आपने ग्राफिक कार्ड लगाया जिसकी रिक्वायरमेंट ही 16 लेंस की थी, तो वो बॉटल नेक करेगा। और वहीं अगर आप i3 में जो 28 लेंस यहाँ सपोर्ट करता है उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे जो 16 लेन की रिक्वायरमेंट रखता है, और एक साथ में 2 SSDs भी लगा लोगे जो 4-4 लेंस की रिक्वायरमेंट रखती हैं, तो वो आपका बनेगा 24 लेंस। तो मतलब 28 से कम हुआ, तो वहां पे वो एकदम आपका काम चल जाएगा। तो उसका मतलब है कि जो तो आपके कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है लेंस की, वो प्रोसेसर जो आपका सपोर्ट करता है उसके बराबर होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रैम की। तो यहाँ पे LPDDR5 5200 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है i3, और वहीं i5 सिर्फ LPDDR4X 42666 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं PCI बैंडविड्थ की, जो i3 की है 55.1 GB पर सेकेंड और वहीं i5 की है 7.9 GB पर सेकेंड। अब ये PCI बैंडविड्थ क्या है? वही हाईवे वाले एग्जांपल पे चलते हैं। जो आपकी हाईवे था उस पर एक तरीके से स्पीड लिमिट का काम करते हैं। अब जैसे आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, आपकी अगर लिमिट सिर्फ 70 है तो आपका डेटा धीरे धीरे जाएगा, आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलेगी। तो वही बैंडविड्थ यहाँ पे यही काम करती है, एक तरीके से स्पीड लिमिट है। जितना ज़्यादा स्पीड लिमिट होगी इसकी, जितनी ज़्यादा GB पर सेकेंड की बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा तेजी से डेटा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं L3 कैश मेमोरी। वो i3 की है 10 MB और i5 के पास है 8 MB। तो L3 कैश मेमोरी क्या होती है? जैसे प्रोसेसर है उसको कई बार जरूरत पड़ती है कि जो मैं डेटा हूँ वो मैं फटाफट से उठा लूँ,
तो उसको रैम तक जाना नहीं पड़ता, उसको उसके पास ही पास में पड़ी लोकल मेमोरी है वो वहीं से उठा लेता है, तो उसको अब जल्दी से काम हो जाता है। अब आपके पास कोई सामान दूर पड़ा है, वहां से हाथ लोगे और आपके पास में कोई सामान पड़ा है, तो अब जाहिर सी बात है जो पास में पड़ा है उससे ज़्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे। तो ये L3 कैश मेमोरी। अगला एग्जांपल लेते हैं i5 और i9 का। यहाँ डिफरेंस थोड़ा बड़ा है। इनका मॉडल नंबर बता दूं कि i5 का है 1235U और i9 का है 8950HK। अब कोर्स की बात कर ले तो i9 के पास 6 हैं और i5 के पास 10 हैं, तो i5 काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसमें। जीपीयू में i9 के पास 1.15 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है और i5 के पास 1.20 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। कंप्यूट यूनिट्स की बात करें तो 24 हैं i9 के पास और i5 के पास हैं 80, और शेडर यूनिट्स की बात करें तो 192 हैं i9 के पास और i5 के पास है 640, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। अब रैम की बात कर लेते हैं, उसमें स्पीड तो छोड़ो, बल्कि जो i9 है वो सिर्फ DDR4 और LPDDR3 सपोर्ट करता है, और वहीं i5 है वो DDR5 और LPDDR5 सपोर्ट करता है। अब ये DDR और LPDDR तो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन जो बाकी जो डिटेल है प्रोसेसर की वो बताने के लिए मुझे अगली वीडियो में बतानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे i9 भी हो, जनरेशन से कितना फर्क पड़ सकता है। सो गाइस बी केयरफुल अबाउट द जनरेशन। अब लेना कौन सी जनरेशन है? 14 जनरेशन तो एक्सपेंसिव हो गई, बची 12 और 13। देखो मैंने i3, i5, i7 के 12 और 13 जनरेशन के जो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल्स है उनको कंपेयर किया और पता लगा कि उनके जो बीच में डिफरेंस है वो सिर्फ परफॉर्मेंस में 9 से 10% का है। तो इससे ये पता लगता है कि आप 13 जनरेशन पे जा सकते हो, लेकिन अगर उसका प्राइस ज़्यादा ना हो, अगर 4000 5000 का डिफरेंस है तो आप 12 जनरेशन ही ले सकते हो। उससे कम का डिफरेंस है 2000 3000 का, तो आप फिर भी 13 जनरेशन में जा सकते हो। अब i5 50,000 का भी आएगा और 75,000 का भी आएगा। फर्क क्या होगा? फर्क होगा मॉडल नंबर्स का। जैसे i5 1335U, 13420H और 13450HX। चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो कि i5 13 जनरेशन का है, और उसमें जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे अच्छा मॉडल नंबर है और नीचे वाला सबसे लोएस्ट वाला है। तो मतलब इस हायरार्की में दिया गया है। इसमें जो अल्फाबेट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब जो अल्फाबेट्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, U, P, H और HX। सबसे जो छोटा वाला है वो है U। इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो पावर्ड लैपटॉप्स। ये जो है बजट लैपटॉप्स में आता है, जैसे आपके 40,000 के अंडर के बजट में आपने जो मॉडल नंबर की साइड लास्ट में देखोगे वो U लिखा होगा। उसका मतलब है कि ये सिर्फ थिन और जो ऑफिस के लैपटॉप्स हैं उसमें पावर एफिशिएंट पे ये फोकस करते हैं और उनमें ये सब आता है। उसके ऊपर है P का मतलब है परफॉर्मेंस। इसमें आप YouTube के जैसे 60 FPS पे वीडियो चलाओ तो वो लैग नहीं करेगी और बेसिक लेवल की आप एडिटिंग कर सकते हो। तो ये P परफॉर्मेंस जो है लैपटॉप्स में रहते हैं, और वैसे ये कम है, इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं। उसके ऊपर आता है H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस। इसमें आप थोड़ी अच्छी लेवल की एडिटिंग, जैसे 1080p लेवल की एडिटिंग और रेंडरिंग और इलिस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हो। तो H का मतलब ये है। अब H के भी ऊपर आता है HX, जो है हाई परफॉर्मेंस एक्सट्रीम। इसमें आप 4K 60 FPS की एडिटिंग कर सकते हो, 10 बिट्स जो फुटेज है उसकी एडिटिंग कर सकते हो, और मतलब अच्छी खासी 2K से 4K लेवल की गेमिंग कर सकते हो। तो इसको जो है ना डेस्कटॉप परफॉर्मेंस लेवल बोला जाता है। अब ये बता दूं कि डेस्कटॉप से कंपेयर क्यों किया जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि ये लैपटॉप है, इसके डेस्कटॉप से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, कंप्यूटर लैपटॉप से ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें साइज, पोर्टेबिलिटी और पावर एफिशिएंट, उसको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लैपटॉप को आपको छोटा रखना होता है और पोर्टेबल भी रखना है, उसमें पावर भी उसको बैटरी से लेता है। तो उसकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सब छोटे होते हैं और लो पावर्ड भी होते हैं एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको कहीं ले जाना नहीं है, इसलिए जो है कंप्यूटर हमेशा से अच्छा रहता है और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है एक लैपटॉप से। इसलिए जो प्रोसेसर है उसको डेस्कटॉप लेवल के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया गया है। अब जो i3, i5, i7 है वो आपको U में मिलेंगे, i9 नहीं मिलेगा। P में आपको सिर्फ i7, i5 और i7 मिलेगा। H में आपको और H और HX में आपको i5, i7, i9 मिलेगा, i3 नहीं मिलेगा। तो ये इसका चार्ट है जो आप सामने देख रहे हो। अब एक बड़ी चीज बताने वाला हूं, वो ये है कि इंटेल ने लैपटॉप्स में जितने भी i नाम के प्रोसेसर्स थे, i3, i5, i7, i9, ये सब 2023 के बाद से बनाना बंद कर दिया है। और इनके बाद जो ब्रांडिंग आई है वो 2 ब्रांडिंग है, उनका नाम है कोर और कोर अल्ट्रा। कोर में आता है कोर 3, कोर 5, कोर 7, और कोर अल्ट्रा में आता है, कोर अल्ट्रा 3 नहीं आता, कोर अल्ट्रा 5 से स्टार्ट है, कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7, कोर अल्ट्रा 9। बात करते हैं कोर प्रोसेसर्स की, जो कोर अल्ट्रा नहीं है, मतलब जो सिर्फ कोर है, तो वो एवरीडे यूजर्स के लिए हैं और अभी इन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे मॉडल्स हैं। क्या इनकी हायरार्की है, कितने मॉडल्स हैं, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, क्या प्राइसिंग है, अभी कुछ ठीक से मार्केट में आया नहीं है। तो अभी इनको हम साइड रख देते हैं, इन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स की। उसमें फिर भी नया है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने डाल दिया है और ये कंटेंट क्रिएटर्स, एडिटर्स, गेमर्स जो हैं
उन लोगों के लिए है, तो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर इन्होंने बनाए हैं। इसका चार्ट भी आप देख लो। सीरीज 1 में जो है डेस्कटॉप का तो आया नहीं, लेकिन मोबाइल के लिए मीटियोर लेक उसका नाम है, मोबाइल मतलब लैपटॉप। और सीरीज 2 में दोनों ही का नाम एरो लेक प्रोसेसर्स हैं। और सीरीज 3 का पैंथर है जो 2026 में आएगी, तो उसको तो छोड़ ही दो। जो एरो लेक प्रोसेसर हैं वो फिर भी कुछ लैपटॉप्स में हैं और कभी भी आ रहे हैं, तो अभी पूरी तरह से आए नहीं है, आ रहे हैं अभी भी। कोर अल्ट्रा के मॉडल्स का भी चार्ट दिखा देता हूं। इसमें मीटियोर लेक आप देखोगे तो चार्ट में अल्फाबेट आपको दिखेंगे सिर्फ 2 U और H, जो जहां पे हमने पढ़ा था भी आई प्रोसेसर में i3 i5 वालों में इतने सारे अल्फाबेट्स थे, तो यहाँ सिर्फ 2 हैं, तो ये चीज़ एक आसान कर दी है। लेकिन एरो लेक प्रोसेसर में अगर आप देखेंगे तो फिर इसमें 3 आ गए, U, H और HX। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि भैया लेना कौन सा है। तो देखो, अगर आपका बजट है 65 से 70,000 तो आपको जाना है कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स पे। तो आपको कोर अल्ट्रा 5 जिसमें H सीरीज 2 का H अल्फाबेट का प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। उससे नीचे आपका बजट है तो आप जाओ i3 या i5 पे। अभी जो हमने 2 ब्रांडिंग पड़ी उसमें जो एक कोर अल्ट्रा नहीं थे, जो सिर्फ कोर प्रोसेसर थे, उसमें कोर 3 कोर 5 थे, इन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट में नहीं आए हैं और इनमें कुछ नया है भी नहीं। कोर अल्ट्रा वगैरह में तो AI वगैरह भी डाल दिया इन्होंने। और जो कोर प्रोसेसर हैं वो सिर्फ जो कोर प्रोसेसर्स हैं कोर 3 कोर 5 कोर 7 ये सिर्फ i3 i5 जैसे ही हैं, इनमें कुछ नया नहीं है। तो इतना कंपेयर करके दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 65,000 से बिलो आपका बजट है तो आप i3 या i5 पे जाओ, और उससे ऊपर है तो आप कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स पे जाओ। कोर अल्ट्रा 5 मतलब कोर अल्ट्रा 7 जो आपको लेना है वो लो, क्योंकि देखो 65,000 के बिलो बजट में आपको i7 और i9 तो आएगा नहीं, आएगा i3 i5 ही, तो इसलिए आप उस पर जाओ। और कोर वाले जो नए प्रोसेसर्स आए हैं कोर 3 उस पर आपको जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी उसका पता इतना है नहीं कुछ। और जो 65,000 के ऊपर वाला बजट है उसमें आप i7 i9 पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पुराने पे क्यों जाओगे, आप कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स की तरफ जाओ। तो ये सीधा सीधा हिसाब है। अब आ जाते हैं AMD के प्रोसेसर्स पे। देखो, ये डेस्कटॉप में तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन लैपटॉप्स में इनको अवॉइड करो। और उसका पहला रीजन है कि इनके प्रोसेसर्स की सीरीज लैपटॉप्स में ना आना। देखो, AMD की 9000 सीरीज लॉन्च हो चुकी है 24-25 में, लेकिन उनका लैपटॉप में अभी तक कोई अता पता नहीं है। 9000 छोड़ो, 8000 सीरीज का कुछ अता पता नहीं है, और 8000 भी छोड़ो, 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स भी आधे भी लैपटॉप में अभी तक नहीं आए हैं। तो इनको अभी अवॉइड करो, इंटेल पे ही रहो। दूसरा रीजन है इंटेल 12th जनरेशन i3 में ही 6 कोर्स देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन AMD अभी तक 4 कोर्स पे अटकी हुई है, तो 6 कोर्स से आप नीचे आपको नहीं जाना है, मैंने मना किया है, उस पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर तीसरा रीजन है कि AMD लैपटॉप्स में अभी इतना बोलबाला उनका नहीं है जितना इंटेल का है। इंटेल के आपको काफ़ी प्रोसेसर मिल जाएंगे, लेकिन AMD के अभी उतने नहीं है और लेटेस्ट भी नहीं है, तो उन पे क्यों ही जाना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप इंटेल प्रोसेसर्स पे जाओ, और लेकिन अगर डेस्कटॉप लेना है हाँ, तो अब दोनों ही टक्कर में इंटेल और AMD फिर तो देखना पड़ेगा। ये अब बात आती है रैम की। भैया सीधा सीधा बता दूं कि 16 GB रैम से नीचे नहीं जाना आपको। 2025 आ चुका है, 8 GB लोगे, पहली बता रहा हूँ, पछताओगे। पछताएगा मैं तो जरूर पछताएगा। कोई जरूरत नहीं है 16 GB से नीचे जाने की, 16 GB पे ही रहना है। अब रैम होती है 2 टाइप की, DDR और LPDDR। DDR आपको लैपटॉप्स और कंप्यूटर दोनों में दिखेंगी, और जो LPDDR है, LP का मतलब है लो पावर, ये सिर्फ लैपटॉप्स में आपको दिखेंगी। DDR के एग्जाम्पल है DDR4, DDR5, और LPDDR में आपको मिलेगा LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5, LPDDR5X। तो इस ऐसी हायरार्की है, आप ऐसे भी समझ जाओगे हाथ के मेरे एक्शन से। अब जो लोग सेकंड हैंड लैपटॉप लेंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि LPDDR3 या DDR3 या उससे भी नीचे आपको कतई नहीं जाना, मतलब आपका नुकसान हो जाएगा, वो आपको खाली फालतू बेच रहा है। अब DDR और LPDDR में क्या फर्क है, तो पहला है लेटेंसी। देखो, कमांड देते ही जो काम स्टार्ट होने के बीच का गैप है, टाइम गैप, उसको बोलते हैं लेटेंसी। तो जितना डिले इन टाइम कम होगा उतना फास्ट होगा काम। तो जो लेटेंसी है ना वो DDR की ज्यादा कम होती है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। सेकंड है हीट जनरेशन। यार हीट जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप्स में, क्योंकि अगर हीट ज्यादा जनरेट होगी तो आपके जो कंपोनेंट्स है वो भी ज्यादा गर्म होंगे और उनकी लाइफ भी कम होती है, और पावर में भी परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होती है। तीसरा जो रीजन है वो है पावर एफिशिएंसी का। LPDDR जो है वो लैपटॉप्स के लिए बनी है, तो ज्यादा एफिशिएंट है, उनमें बैटरी लाइफ ज्यादा अच्छी रहती है, और ओवरऑल वो देखो लो पावर्ड है, तो वो हीट जनरेशन भी उसमें कम होती है, हर चीज उसमें पावर एफिशिएंट वो ज्यादा रहती है। अब चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अपग्रेडेबिलिटी का। अब जो लोग मेरे कहने के बाद भी 16 नहीं 8 GB रैम लेंगे या 16 से कम लेंगे, तो वो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ DDR वाले रैम पे जाना, LPDDR पे मत जाना, क्योंकि LPDDR जो रैम है वो मदरबोर्ड से चिपकी हुई होती है और आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये सीन रहता है। जो DDR है आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो आपने गलती से भी आपने 16 से नीचे ले भी लिया लैपटॉप, तो आप इन फ्यूचर DDR रैम को जो है अपग्रेड कर पाओगे। LPDDR ले ली तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग 16 पहले से ही ले रहे हैं, 16 GB रैम, तो वो आप LPDDR पे आप जा भी सकते हो, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इन फ्यूचर आपका जैसे आपका बजट लैपटॉप है तो आपको 16 GB रैम उसमें ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो आप फिर तो आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका प्रोसेसर वगैरह भी तो स्लो है, आप रैम बढ़ने से इतना कुछ होगा नहीं। और अगर आपका हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है तब आप DDR पे जा सकते हो, क्योंकि आप फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो। इन सबसे कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए तो आप DDR पे जाओ, और अगर आपको बैटरी लाइफ वगैरह ज़्यादा चाहिए, पावर एफिशिएंट होना चाहिए लैपटॉप, तो आप LPDDR पे जाओ। और यहाँ होती है रैम की बात कंप्लीट। बात करते हैं स्टोरेज की। इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, सीधे सीधा बोलूँगा कि आपको SSD लेनी है, चाहे 512 GB लो, 1 TB लो, जो लेना है लो, SSD लो, से नो टू HDD। हार्ड डिस्क अब 2025 में भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं लेने की। पैसे नहीं है, आप कम स्टोरेज वाली SSD खरीद लो, लेकिन आपको लेनी SSD है, चाहे बाद में एक्सटर्नल SSD लगा लेना, वो कोई बात नहीं, लेकिन SSD वाला लैपटॉप ही लेना है, बात खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड। सबसे पहला रिकमेंडेशन है, बजट 30,000 हो या 3 लाख, Asus या Asus कुछ भी बोल लो, जो मर्जी ले लो, इनका सही क्वालिटी और फीचर्स का ओवरऑल बैलेंस बना के देते हैं, और कस्टमर सर्विस भी बढ़िया है। फिर है डेल और MSI। इन दोनों ही ब्रांड्स के लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत तगड़ी है, चाहे बजट वाला लैपटॉप हो चाहे हाई एंड हो, दोनों में ही तगड़े हैं, और कस्टमर सर्विस भी बहुत तगड़ी है। लेकिन इसमें बजट वाले लैपटॉप्स में आप इनको मत लेना। अगर आपका बजट 70,000 के आसपास है तभी आप इनको लेना, या उससे ऊपर बजट है ऑब्वियसली तो ही आप इन पे जा सकते हो, क्योंकि ये जो बजट वाले लैपटॉप्स हैं इनके, इसमें ये ओवरऑल जो इनकी लैपटॉप है फीचर्स के साथ बैलेंस है, जो अच्छे लुक्स, बैटरी, ये सब आपको इतना ये नहीं देते। तो अगर आपका बजट 70,000 से ऊपर है, हाई एंड वाला है, तो ही आप इन पे जाना, आग बंद करके जा सकते हो। और इनमें से भी पहले पे MSI और दूसरे पे डेल। फिर है HP और Lenovo। दोनों ही सिंपल डिजाइन बनाते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है, जा सकते हो, लेकिन बेटर है आप Asus पे चले जाओ। एक ब्रांड और है Acer, जो सबसे ज्यादा कम प्राइस में सबसे ज्यादा स्पेक्स आपको देता है। इसमें मैं कहूंगा आप सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाना, और गेमिंग में भी जो इनकी 3 सीरीज हैं, पहला है ALG सीरीज एंट्री लेवल गेमिंग, दूसरा नाइट्रो सीरीज मिड लेवल गेमिंग, और तीसरा प्रीडेटर्स हाई लेवल गेमिंग। इन्हीं में से लेना, नहीं तो जो और ब्रांड्स बताए हैं आप उन पे जा सकते हो, क्योंकि बजट लैपटॉप्स में Acer में बिल्ड क्वालिटी का इशू रहा है। बेस्ट तो होगा कि आप प्रीडेटर्स वाली सीरीज पे जाओ, नहीं तो आप दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर जाओ। तो यहां हुआ ब्रांड्स का मुद्दा खत्म। कंक्लूजन में मोटा मोटा बता दूं, देखो वैसे तो लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करता है, लेकिन बजट 70,000 से नीचे है तो आप Asus पे जाना, और 70,000 से ऊपर है तो पहले पे है Asus या MSI, और दूसरे पे है डेल। बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्राफिक्स कार्ड उर्फ GPU। तो ये हर किसी को नीड नहीं होती इसकी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एडिटर्स हैं, गेमर्स हैं, उन सबको ये नीड होती है। और यहाँ सिर्फ NVIDIA की बात करूंगा, NVIDIA की ग्राफिक्स कार्ड की। और ले रहे हो तो सुन लो, 4 GB से नीचे नहीं होना चाहिए, GDDR6 वर्जन से नीचे नहीं होना चाहिए, RTX 2050 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप जाओ, आपकी इच्छा आपकी जेब। मैंने मिनिमम बताया। जो करंट सीरीज है वो 50 सीरीज है, जो महंगे लैपटॉप्स में आती है काफ़ी, 50, 70, 50, 80। तो ये जो 50 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 50 सीरीज है, तो 2 लाख से नीचे वाले लैपटॉप्स में आपको ये नहीं मिलेगी। वैसे ही 50 सीरीज से नीचे 40 सीरीज है जो ली जा सकती है, इसका भी चार्ट देख लो। और ये भी मोटा मोटा मान के चलो 70,000 से ऊपर के लैपटॉप्स में ही मिलेगा। 70,000 से नीचे आपको मिलेगी 30 सीरीज, इसका भी चार्ट देख लो। लेकिन 50,000 से नीचे ये भी नहीं मिलेगा। 50,000 से नीचे 20 सीरीज मिलेगी, जिसमें RTX 2050 आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब ये टॉपिक GPU का स्टार्ट हुआ था। तो यहां होती है GPU की बात खत्म। अब वीडियो एंड करने से पहले ना एक एडवाइजरी नोट दे दूं कि जो लैपटॉप में ना कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादा गर्मी, ओवर हीट होंगे आपके कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी, लैग करेगा, और ओवरऑल जो लैपटॉप की लाइफ है ना वो सारी पूरी कम हो जाएगी। गेमिंग लैपटॉप्स तो छोड़ो, जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं उनके बेस पे आप देखा होगा कि एक एयर वेंट्स दिए रहते हैं। आप घर पे क्या करते हो, आप सोफा या बेड पे बैठ जाते हो और पूरा एयर वेंट बंद कर देते हो, जबकि आपको उसको फ्लैट सरफेस पे या हार्ड सरफेस पे रखना चाहिए जिससे एयर पास हो। और नहीं हो पा रहा तो आप एक कूलिंग पैड खरीद लो जो 600 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 800 1000 तक मुझे लगता है अच्छा आ जाएगा। और बेड सोफे पे ही बैठना है और कूलिंग पैड भी नहीं लेना, तो कम से कम एक लकड़ी का फट्टा रख लो, तो उस पे मतलब वो एयर पास होती रहेगी
उससे एयर वेंट बंद नहीं होगा। देखो मैं तो ऑप्शन दे सकता हूं, करना आपका काम है। अगर आप ये नहीं करोगे तो लैपटॉप की पूरी लाइफ कम हो जाएगी, आपको बैटरी बदलवानी पड़ेगी, आप बोलोगे क्या घटिया लैपटॉप है। दूसरी जो टिप है वो ये है, जब भी आप हैवी टास्क करो तो लैपटॉप को प्लग इन या चार्ज पे लगा के करो। उसके रीजंस हैं, पहला रीजन है मैक्सिमम परफॉर्मेंस। देखो मोस्टली जो लैपटॉप्स हैं वो चार्जिंग पर लगाने के बाद ही अपना फुल पोटेंशियल निकाल पाते हैं। तो अगर आप चार्जिंग पर नहीं लगाते हो तो वो लो पावर पे चलते हैं और उससे लैपटॉप अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाता है, प्लग इन नहीं करते हो तो। दूसरा होता है, अगर आप हैवी टास्क करोगे बैटरी पे तो बैटरी पे काफी लोड पड़ता है और उसकी लाइफ कम होती है, इसलिए आपको चार्ज पे लगा के हैवी टास्क करना है। तीसरा है हीट मैनेजमेंट। कुछ लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि चार्ज पे लगाने के बाद ही वो अपनी फैन की स्पीड को एडजस्ट करता है और वो जैसे ही आप चार्ज पे लगाओ तो उनकी फैन की स्पीड तेज हो जाती है। तो ये कई लैपटॉप्स में होता है। इससे अगर फैन अगर तेज चलेगा तो वो कूल रहेगा और कूल रहेगा तो लैपटॉप एकदम सही चलता रहेगा। बैटरी चाहे 100% क्यों ना हो, आपको अगर हैवी टास्क कर रहे हो तो आपको चार्ज पे लगा के ही हैवी टास्क करना है। अब बात करते हैं, जब आप हैवी टास्क नहीं कर रहे हो, हमेशा थोड़ी करते रहोगे, तो नॉर्मल यूसेज में आपको चार्ज पे नहीं लगाना है अनलेस बैटरी कम है। आप अवॉइड करो 80 से 85% तक आप चार्ज करो, उसके ऊपर चार्ज करना अवॉइड करो। कुछ लैपटॉप्स में ऑप्शन होता है, उसमें कंजर्वेशन एक लिमिट होती है, चार्जिंग सेट करने की लिमिट होती है, तो आप वो 80 से 85% सेट कर सकते हो। और नहीं भी है तो आप उसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि आप ज़्यादा वो ओवर चार्ज ना हो, और 100% चार्ज तो बिल्कुल भी ना हो। वेयर एंड टियर कम होगा और लैपटॉप की ओवरऑल लाइफ एकदम सही रहेगी, और जो हर 3 साल में 4 साल में बैटरी बदलवाने की नौबत आ जाती है वो नहीं आएगी। अब बहुत देर से जो ये मेरे पीछे आप लैपटॉप देख रहे हो, ये रखा है, ये है माइक्रोसॉफ्ट का। अब ये मैंने क्यों लिया है, मुझे एक्चुअली लैपटॉप लेना था, मेरा बजट थोड़ा सा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि अगर वीडियो बनानी भी है मुझे तो मैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला लैपटॉप लूँ, और वो ये माइक्रोसॉफ्ट में मुझे मिल रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये यूएस से इंपोर्टेड है, हमने किसी के थ्रू मंगवाया है। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 7th एडिशन 2036। अभी आप सर्च करोगे तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन वो कंपोनेंट्स आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे जो इसमें है। जैसे इसमें 1 TB SSD है तो आपको 1 TB नहीं, शायद 256 GB वाला वेरिएंट मिले। तो मतलब ये सीन है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत चेकआउट करा देता हूँ। ये आप शैम्पेन गोल्ड में आप चेक कर सकते हो, इसका ये लोगो है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो। ये बड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही मस्त एकदम डिज़ाइन है यार इसका। और इसकी स्पेशल जो बात है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, उससे पहले आपको उसके स्पेक्स बता देता हूँ। आप ये देख सकते हो 16 GB इसमें रैम है और 10 कोर का प्रोसेसर है, तो अच्छा खासा तगड़ा प्रोसेसर है इसमें। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो 7th एडिशन 2036 उसका नाम देख सकते हो, और 1 TB इसमें SSD है। और जो उसका स्पेशल फीचर है ना वो ये है कि इसमें कोई भी वेंट नहीं है। तो जो नॉर्मली जो आप लैपटॉप्स में सब में देखोगे, आप सब में वेंट्स होते हैं, इसमें कोई भी वेंट्स नहीं है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोफे पे बेड पे आप रख देते हो, तो मैं तो रख सकता हूँ लेकिन आपको फट्टा वगैरह कुछ लगा लेना या कूलिंग पैड खरीदना है, उससे ओवरऑल लाइफ बनी रहेगी। तो ये मुझे थोड़ा सा बताना था आपको। तो ये था लैपटॉप बाइंग गाइड, और आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आपको कुछ भी सवाल हो, बस एक कमेंट दूर हो, आप देख लेना मेरी सारी वीडियोस में मैं सबके कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूं और सबको एकदम सही जवाब देता हूं। तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की चीजों को जानने के लिए लेते रहिए। चलना भाई वीकेंड है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।